आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे, अब बहुत अच्छी तरह से समझ लिए थे, देख लिए थे सब अच्छी तरह से, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इससे 50 से आगे हम लोगों को देखना है, तो आज हम लोग 50 से आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर इससे पहले वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल गुजरात में नहीं है? इसमें से 3 गो है जो गुजरात में और बाकी 1 गो है जो गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन है सूत्का गेंडोर, बी सुरकोटडा, सी धौलावीरा और डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सूत्का गेंडोर। क्या हो जाएगा? सूत्का गेंडोर। अगला है 52 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का सुंदरतम काम कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, ईंट तो बनाए जाते थे हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता के सारे नगरों में ईंट बहुत ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सुंदरतम ईंट कहाँ पर था? सुंदरतम ईंट कहाँ पर देखने को मिलता है? किस जगह पर सुंदरतम ईंट देखने का नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा ईंट कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है अग्निवेदिका, ऑप्शन बी गोदीवाड़ा, ऑप्शन सी मंदिर नुमा ढांचा और ऑप्शन डी विशाल स्नानगढ़। तो देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार। यानी कि जो स्नानागार था उनका, देखिए जो स्विमिंग पूल है ना, इस समय तैरने के लिए, नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है इस समय, वैसे ही उनका विशाल स्नानागार तालाब टाइप का था, और चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और तालाब के पास में छोटे छोटे घर बनाए गए थे। बहुत अच्छा घर छोटे छोटे बनाए गए थे, शायद कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया गया होगा। क्या करने के लिए? कपड़ा चेंज करने के, भीगा हुआ कपड़ा बदलने के लिए बनाया गया होगा। ये साइड में छोटा छोटा घर, और बहुत बड़ा वो तालाब था। तालाब बहुत बड़ा था, और चारों तरफ से लगभग, तालाब नहीं बोल सकते उसको, बोल सकते हैं कि हाँ तालाब भी बोल सकते हैं कि चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बहुत अच्छी बनाई गई थी। तो उसमें ईंटों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था। अब देखिए, इसमें अग्निवेदिका क्या था, मतलब जानते हैं, मंदिर नुमा ढांचा जानते हैं। गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा क्या होता है? विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा हड़प्पा में पाया गया है। जो ये गोदीवाड़ा का मतलब होता क्या है, ये पहले समझिए, ध्यान समझिए। गोदीवाड़ा ये थी, ये पत्तन का नाम सुने, पत्तन बंदरगाह, उसी टाइप का होता है गोदीवाड़ा। पत्तन बंदरगाह, जहाँ पर नाव खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह या पत्तन बोलते हैं। देखिए, होता ये है, ध्यान समझिएगा, होता ये है कि ये मान लीजिए ये समुद्र हो गया, क्या हो गया? ये समुद्र हो गया, नदी हो गया। तो समुद्र और नदी से दूर, मान लीजिए समुद्र और नदी है तो यहाँ पर बनेगा तो बंदरगाह होगा, लेकिन नहरों के माध्यम से और अंदर, मान लीजिए, और अभी अंदर ही एथी है, नगर है, मान लीजिए घर नगर इधर की तरफ है, इधर की तरफ नगर है, बड़ा दूर जाना पड़ जाएगा लेकर। तो होता ये था ना, ये सिंधु सभ्यता में नहर बनाकर क्या किया जाता था? चौड़ा नहर बनाकर ऐसे में पानी इसमें से पानी चला जाता था इन नहरों में। तो नाव कहाँ जाती थी? यहाँ पर नहीं रुकती थी, यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते इधर भी चली जाती थी, इधर चली जाकर यहाँ पर एक ऐसे बनाया जाता था, ऐसे बनाया जाता था तालाब की तरह। कैसे? तालाब की तरह। यहाँ पर कैसा देखिए, ऐसे चौड़ा एक तालाब की तरह बनाया जाता था, और इसमें पानी भर दिया जाता था। किसमें? और यहाँ पर नाव खड़ा करके सामान उतार लिया जाता था, और सामान लादना हो तो लाद भी दिया जाता था। अब गोदीवाड़ा, तो इसी को क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। यानी कि जो ये किनारे, ये तालाब की तरह ऐसे बनाया गया होता था, और इसमें नावें खड़ी होती थी, इसी को क्या कहा जाता था? गोदीवाड़ा कहा जाता था। मान लीजिए नहर हो गया, और यहीं से यहाँ से ये काटा हुआ था, और इधर से पानी भर जा रहा था। अब ये गोदीवाड़ा का उपयोग खेतों की सिंचाई में भी हो जाता था। मान लीजिए कभी खेतों में पानी कम हो गया, वर्षा कम हुआ, तो क्या वो गोदीवाड़ा में पानी यहाँ पर भरा हुआ है इसमें, और इसी में से क्या पानी लेकर चला जाए। तो यही होता है गोदीवाड़ा। हम लोग समझ में आ गया। और देखिए, ये एक बात बताइए कि बोर्ड पर ठीक ठाक दिखाई तो दे रहा है ना? बाकी देखिए, यहाँ वाला बात दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखे नहीं किया, तो दिखाई क्या देगा? यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा नहीं किया है, दिखाई नहीं देगा। और बाकी देखिए, तो इधर सब दिखाई दे रहा होगा, ये सब तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए, इधर भी सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर नहीं लिखे है, ये वाला नहीं। अगर कोई भी डाउट अगर दिक्कत हो इसमें, तो कमेंट कीजिएगा, हाँ इधर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है सारी जगह पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अपने से देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो इधर इसमें तो देखने में, तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेसोपोटामिया में निर्यात किए जाने वाले मन के किसके बने होते थे? ये जो मन के निर्यात होते थे वो किस चीज के बने होते थे? देखिए, सिलखड़ी, टेराकोटा, कॉर्नेलिया, डी संज्ञेय शब्द। अब संज्ञेय शब्द देखिए, अब ये बात ध्यान समझिए, ये मेसोपोटामिया में जो निर्यात मन के होते थे वो किस चीज के बने होते थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्नेलियन। और कॉर्नेलियन, ये कॉर्नेलियन क्या होता है? देखिए, ये कॉर्नेलियन
ये पहले मन का समझ लेते हैं। मन का क्या होता है, मन का है ना, मन का क्या होता है पहले समझिए। बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं है कि मृदभांड और मन का अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। मृदभांड का मतलब होता है जो मिट्टी का कोई भी बर्तन हो ना, उसको मृदभांड कहते हैं, और लोग उसी को मन का समझने लगते हैं। पानी पीने वाला होता है ना मिट्टी वाला, उसको समझ अच्छा यही मन का है, आज जबकि मन का है ही नहीं, वो तो मिट्टी का बर्तन है, वो तो मृदभांड है, वो मन का नहीं है। मन का क्या होता है, मन का मतलब मोतियों का माला, जो मोती की तरह माला बनाया जाता है उसी को मन का बोलते हैं। और देखिए कितने तरह के होते हैं, इस साइड में इमेज भी दिखाई देता है, मोती का ऐसा माला जो बनाया जाता है ना, मन का यही होता है। और इसमें मोती गोल गोल ऐसे टाइप के लगाया जाता है ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे मोती जो लगाया हुआ होता है ना, वही मन का होता है। और मोती अलग भी तरह का होता है, देखिए ये अलग चौड़ा चौड़ा भी हो सकता है, तो ये अलग अलग भी होता है, उसी को मानका बोलते हैं। मानका का मतलब ये नहीं होता है ना कि मिट्टी का बर्तन, अरे मिट्टी का बर्तन दूसरा होता है, मानका दूसरा है। तो मानका का मतलब क्या होता है, यही ये मोतियों का माला जो होता है ना, माला टाइप का। और वो मानका किसी और भी चीज में उपयोग हो सकता है, माला ही बनाने में नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीज में बनाने में, ये सजावट वाला सामान में यूज होता है, अभी भी उसका यूज होता है। आप लोग देखे होंगे कि ये अभी भी बहुत सारी चीजों पर वैसे मोतियों का धारी धारी बना दिया जाता है, बहुत सारे कपड़ा उपड़ा पर बहुत धारी बना दिया जाता है, माले बनाने में नहीं, बहुत चीज में उपयोग होता है। मोती ही नहीं और भी बहुत वैसे ही होता है। तो वही होता है किसका, कॉर्नेलियन। कॉर्नेलियन का होता था पहले, उस समय कॉर्नेलियन होता था, वैसे ही दिखने लगता था। तो वही होता है मन का। अब देखिए पक्की ईंटों तथा, ये तो समझ में आएगा, पक्की ईंटों तथा गारे के अलावा विशाल स्नानाघर घर की सतह पर किस चीज का प्रयोग होता था? ए पत्थर, बी टेराकोटा, सी सिलखड़ी और डी जिप्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। अब देखिए जिप्सम का प्रयोग होता क्या होता है, समझिएगा। होता ये था कि जो ईंटा हो गया ना, अब मान लीजिए उसमें ईंटा बिछाया रहता था, उसमें क्या हुआ रहता था, ईंटा बिछाया रहता था, पानी रिसाव ना, मान लीजिए पानी भरे, पता चला कि रिसाव सारे जगह पानी खींच गया अंदर, लीजिए जा सब पानी सूख गया। अब मान लीजिए गड्ढा खोद कर पानी भरे, पता चला कि सब पानी सूख गया, लो कहाँ पानी सूख जाएगा, नीचे धरती में खींच लिया पानी, लो कैसे, आप बताइए स्नान कर कैसे लोग करेंगे। देखिए क्या होता था, उसमें ईंटा बिछा दिया जाता था, ईंटा बिछाकर स्विमिंग पूल देखा है ना, स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है, सीमेंट उमेंट लगाकर ईंटे बिछाकर अच्छा था एकदम बढ़िया से उसमें लगा दिया जाता है सब सीमेंट उमेंट, और भी वो पत्थर उस पर चिपका दिया जाता है और अच्छा से कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर न जाए, पानी क्या हो सतह पर ही पानी रहे। तो उस समय भी क्या किया जाता है, ईंटा था, अच्छी ईंटों का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ईंट के बीच में गैप हो जाता है। मान लीजिए 2 ईंट हुआ तो उनके बीच में गैप हो जाता है और पानी रिसाव करने लगेगा, लीजिए अब क्या होगा, तो क्या करते थे उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम जानते हैं जिप्सम क्या होता है, जब किसी के हाथ पैर टूटता है ना, तो बंडेजा पट्टी बांधते हैं ना, बैंडेज पट्टी, अब बांध कर उस पर वो लेप व्हाइट कलर का लगाया जाता है, उजला उजला लेप जो रहता है, जो बाद में ठन ठन हो जाता है, मारने पर ऐसे ठक ठक करता है, कस के मारिएगा, ऐसे ना, ऐसे नहीं हाथ टूटा रहेगा, ठक के मारिएगा और हाथ टूट जाएगा, ऐसा नहीं। उन लोग बहुत काला हो जाता है, बहुत काला, आप लोग देखे भी होंगे, हाथ या पैर जब टूटा है तो बहुत काला हो जाता है, बहुत ही एकदम हार्ड हो जाता है। तो वही होता है जिप्सम। जिप्सम को अगर पानी में मिला दीजिएगा, और पानी मिला कर कहीं पर लगाने के बाद वो ठीक 15-20 मिनट बाद या आधा घंटा के बाद क्या होता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद कितना भी उस पर पानी कोई असर नहीं पड़ता है, पानी का तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा उस पर, पानी का कोई असर नहीं पड़ता है उस जिप्सम पर। तो वही क्या कर देता, अब इस पर नहीं कि हाथ टूटा हुआ उस पर पानी में मिला देता, तो असर नहीं पड़ेगा, पानी इधर अंदर से घुस जाता है, पानी हाथ में इधर पानी घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वो नहीं, यहाँ पर जिप्सम का बीचा में प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए 2 ईंटा हुआ, ईंटा के बीच में जिप्सम एकदम लगा देते, क्या होगा, उस पर थोड़ा सा पानी देकर जिप्सम लगा देंगे, एकदम हार्ड हो जाएगा और कभी पानी रिसावे नहीं होगा। तो इसमें इन लोगों के स्नानागार में क्या था, ये पानी रिसावे नहीं होता था। क्या होता था, पानी रिसाव नहीं होता था। क्या होता था कि पानी हो गया ना, अब पानी भर दिए, अब एकदम बढ़िया से सब स्नान कर लिए, स्नान करने के बाद क्या हुआ कि पानी फिर बाहर निकाल दिए, दूसरे नाली से पानी बाहर निकाल दिए, फिर नया पानी भर दिए, जिसको नहाना होगा फिर नहा सकता है। तो वैसे ही होता था। और जिप्सम हो गया तो रिसाव पानी को ये नहीं होगा कि नीचे पानी सूखेगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो यही होता है जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो ये देखिए इस समय वाला थोड़ा अच्छा जिप्सम है ना, उस समय थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन था ऐसा ही जिप्सम था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मुहरों का निर्माण में मुख्य रूप से किस चीज का प्रयोग होता था? मुहरों का निर्माण में किस चीज का प्रयोग होता था? अब देखिए मुहरों का मुहर बेचे भी जाते थे एक देश से दूसरे, यहाँ सिंधु घाटी का मुहर कई को विदेशों में जगहों में मिले हैं, इसलिए पता चलता है कि वहां व्यापार होता है। बताइए कौन बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरे देशों में व्यापार होता है? कौन बताएगा, कौन बताता है? मुहर मिला है वहां पर तो बताता है अच्छा मुहर यहाँ का वहां मिला, मतलब व्यापार होता था। तो ए चूना पत्थर, बी टेराकोटा, सी चांदी और डी सेलखड़ी।
ये मोहरों का निर्माण में मुख्य रूप से किसका, सेलखड़ी का उपयोग होता था। यह एक प्रकार का पत्थर होता है। सेलखड़ी क्या होता है, पत्थर जैसा ही होता है। क्या होता है, सेलखड़ी पत्थर जैसा ही होता है। तो मोहरों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। आप तो जानते हैं सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि शुरू में, ठीक है एक बार और बताते, बहुत बार बताए ही हैं, और एक बार बता देते हैं। देखिए क्या हुआ, शुरू में मिला सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र मिले तो नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में पता चला ये तो सिंधु घाटी के, ये जो सिंधु नदी है इससे बाहर भी इसके क्षेत्र मिल रहे हैं। तो पुरातत्व विभाग का ये नियम होता है कि अगर बाहर क्षेत्र मिल गए तो उस नदी के नाम पर नहीं रखा जाएगा। अब जब सबसे पहले जो स्थल खोजा गया उसके नाम पर, तो सबसे पहले स्थल हड़प्पा खोजा गया था, तो उसको नाम रख दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, तो किसने नाम रखा, नाम कौन रखेगा, तो देखिए ए है व्हीलर, डी है एस आर राव, बी है एस आर राव, और सी है जॉन मार्शल, और डी है डॉक्टर संकलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने नाम क्या रखा था, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा था हड़प्पा सभ्यता। अब ध्यान समझिएगा वो बात। जो जॉन मार्शल थे उस समय ये जब ये खुदाई हो रहा था, उत्खनन हो रहा था ये सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का, तो उस समय ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। कौन थे, महानिदेशक। और हड़प्पा का खुदाई किसने करवाया, हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया। और ये मोहनजोदड़ो खुदाई किसने करवाया, राखल दास बनर्जी ने। और भी अलग अलग स्थल की खुदाई अलग अलग लोगों ने करवाया, लेकिन मेन महानिदेशक कौन थे, मुख्य रूप से महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। तो नाम कौन रखेगा, यही तो नाम रखेंगे, तो नाम यही रखे। क्या नाम रखे, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिए। चल आगे बढ़ते हैं। 57 है, हड़प्पा सभ्यता दुर्ग रहित नगर। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग रहित नगर कौन थे, था कौन, में यहाँ पर छूट गया, में हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग रहित नगर कौन था। आगे बढ़ देखिए, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है चनहुद्रो, और डी है कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो जो था वो दुर्ग रहित नगर था। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात समझिए, दुर्ग रहित नगर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दुर्ग यानी कि किला बंदी नहीं था। सारे जो हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर जो नगर थे चारों तरफ से किला से घेरे हुए थे। किला मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार बनाकर घेरे हो गए थे सारे नगरों को। लेकिन ये चनहुद्रो था, इसके घेरा ही नहीं गया था। अब ये क्यों होता था, आपको पता भी है कि किला क्यों बनाया जाता था, बाढ़ से सुरक्षा के लिए। तो नदी के पास में था, जब मर्जी बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ से सुरक्षा के लिए दूसरे बाहरी आक्रमण कोई ना करते। इसीलिए ये क्या किया जाता था, ये ऐसी बनाया जाता था, ये किला बनाया जाता था, यानी कि दुर्ग बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन चनहुद्रो में ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए क्या था, चनहुद्रो एक औद्योगिक नगर था। अब औद्योगिक नगर होने की वजह से हुआ ये कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये किला बंदी कर दिया, मान लीजिए ये चनहुद्रो है, ये चनहुद्रो है, ठीक है, ऐसे किला बंदी कर दिया गया। और यहाँ से ये चनहुद्रो में किला बंदी नहीं है, हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, किला बंदी कर दिया गया। कोई व्यापारी को सामान यहाँ से लेकर जाना है यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको घूम के इधर से घूमिए, इधर से तो घूम कर आइए। अब बताइए कितना मेहनत लग गया। अगर यही और बताते हैं, यहाँ से यही सामान लेकर जाना, मान लीजिए हम भिड़िए, तो फिर इसको क्या करो, घूम के ऐसे, क्योंकि दीवार उठा हुआ है, कैसे जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, अब यही दीवार नहीं रहेगा, देखिए अब दीवार नहीं रहे तो क्या होगा, यहीं से खड़ाक से चले जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। तो व्यापारी लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी फायदा हो जाए, जल्दी हम पहुंच जाए, सामान लेकर जल्दी पहुंच जाए। व्यापारी ये सोचते हैं ना जल्दी हम पहुंच जाए। तो ये लोग भी क्या कि यहाँ वाला किले नहीं दिवाए, नहीं किला की जरूरत है, क्या करना है, डायरेक्ट व्यापार तो करना है। तो व्यापार वाला में क्या दिक्कत है, इधर से कहीं भी सामान यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए यह दुर्ग रहित नगर था, क्योंकि ये एक औद्योगिक नगर था। कौन सा नगर, औद्योगिक, यानी उद्योगों वाला नगर था, उद्योग थे यहाँ पर। 58 नंबर, सिंधु में चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ मिला है। सिंधु में चावल की भूसी यानी कि सैंधो सभ्यता में चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ मिला, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ए लोथल, बी रंगपुर, सी चनहुद्रो, और डी हड़प्पा। तो ये हो जाएगा बी रंगपुर। बी क्या हो जाएगा, रंगपुर में चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु में तौल की इकाई कितने में थी, यानी तौला कैसे जाता था। देखिए अनुपात में था, तौला कैसे जाता था, जैसे इस समय 1 किलो 2 किलो, ये 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे तौला जाता है। इस समय तौला जाता है, थोड़ा बड़ा होगा तो क्विंटल में तौला जाएगा, छोटा होगा तो किलो में, उससे छोटा होगा तो ग्राम में, यही सब तौला जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, 16 के अनुपात में तौला जाता था। 16 16 दूनी 32 ऐसे ये ऐसे तौला जाता था।
16 के अनुपात में ही तौला जाता था, या 16 से आधा किया जाता था। मान लीजिए आधा चाहिए तो 8 हो जाएगा, तो इसे 16 का अनुपात में, कितना का अनुपात में, 16 का अनुपात में, ध्यान रखिएगा। इकाई कितनी की थी, तौल की इकाई 16 का अनुपात में थी। अगला, सिंधु के लोग किससे परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे, सिंधु के लोग किससे परिचित नहीं थे। ये शहद, बी मृदभांड, सी मनका और डी तलवार। अब तो आपको पता है कि मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मृदभांड तो था ही, मिट्टी का बर्तन था ही, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, और मनका तो था ही, तो क्या नहीं, तलवारें नहीं ना था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तलवार से परिचित नहीं थे। लोहा से नहीं परिचित है ना, वो तांबा और कांसा से परिचित है। लोहा से परिचित होते तो और वो तो बढ़ जाता है, और ऊपर वो बढ़ जाता है, उतना पहले से विकसित थे, और भी विकसित हो जाते थे, लेकिन लोहा का सपोर्ट नहीं ना मिल पाया, तो तलवार से परिचित नहीं थे। हमें लगता है बहुत अच्छा सा समझ में आपको आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा।